नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने है। धान खरीदी शुरू हुए 1 महीना होने वाला है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धान को लेकर सहमति नहीं बन पाई। राज्य के धान खरीदी केंद्रों और राइस मिलर्स के पास जाम की स्थिति बन गई है। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सभी मंत्रियों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति पर चर्चा की। धान खरीदी केंद्रों में लगातार अव्यवस्था को लेकर विपक्ष के हमलों के बाद सरकार लगातार बैठकें कर रही है। खरीद केंद्रों और राइस मिलर के पास धान जमा होने से खरीदी प्रभावित हो रही है। अब सरकार यानी पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर सीएम आवास में हुई बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि केंद्र से धान खरीदी पर सैद्धांतिक सहमति के बाद भी FCI ने अब तक छत्तीसगढ़ का धान नहीं उठाया है। इसको लेकर सरकार लगातार केंद्र से बात कर रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार अपनी असफलता का ठीकरा केंद्र पर फोड़ना चाहती है। केंद्र सरकार चावल जमा करने के लिए FCI की अनुमति आज तारीख तक दिया नहीं है। इस कारण कस्टम मिलिंग सीधा प्रभावित हो रहा है और कस्टम मिलिंग नहीं हो पा रहा है तो सोसाइटियों से धान का उठाव भी नहीं हो रहा है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों से आग्रह कर रहे हैं। ये सरकार किसानों से धान खरीदना नहीं चाहती, उसके लिए तरह तरह के बयानबाजी कर रही है, बहानाबाजी कर रही है और ये बताते हैं कि हमारे पास में जगह नहीं है। ये सरकार खुद अनिर्णय की स्थिति में है। धान के मुद्दे पर सीएम और पूर्व सीएम सोशल मीडिया पर भी वार पलटवार करते नजर आए। रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ना तो धान खरीद रही है और ना पूरे पैसे दे रही है। जवाब में सीएम ने भी उन पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया, साथ ही पूरे पैसे देने का भी भरोसा दिया। सीएम और पूर्व सीएम के बीच धान को लेकर इस लड़ाई में कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव भी उतर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले GST क्षतिपूर्ति और अब चावल को लेकर फैसला नहीं ले पा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ने पहले तो देर से खरीदी शुरू की और अब तक पिछली बार का चावल भी FCI में जमा नहीं करवा पाई है। आप निर्णय नहीं ले पाते कि GST कैसे करना, लोन लेना कि नहीं लेना, कितना राशि देना, आप अन्य मुद्दों पे सोच नहीं पाते अच्छे से। तो क्या ये आपके सोचने के अभाव का एक और परिणाम सामने आ रहा है कि आप इतना तक नहीं बता पा रहे कि अरवा कितना आप लोगे, उसना कितना लोगे? ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। अभी भी राज्य सरकार के द्वारा 28 लाख मीट्रिक टन चावल FCI में जमा नहीं की गई है। लगभग अभी 26 लाख के आसपास जमा की गई है। अभी भी FCI के गोदामों में 6 लाख मीट्रिक टन के जगह अभी भी खाली पड़ा हुआ है। गुरुवार को मंत्रालय में एक बार फिर धान को लेकर बैठक होगी। सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कई किसान संगठनों के पदाधिकारी इस समस्या से निपटने को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि इस लड़ाई का जल्द समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंत्रालय में CID के अफसरों की बैठक ली। बैठक में CID के सालों से लंबित मामलों की समीक्षा की गई। वहीं बजट को लेकर भी अफसरों से सुझाव मांगे गए। बैठक में गृह मंत्री ने CID के लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए अफसरों से पूछा कि आखिर इन मामलों की जांच पूरी होने में क्या दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने लंबित मामलों का तुरंत निराकरण करने का निर्देश दिया। CID के अफसरों को अपनी कार्यशैली बदलने का भी सुझाव दिया। बैठक में पुलिस अफसरों के खिलाफ मिली शिकायतों की भी जानकारी ली गई। बता दें कि गृह मंत्री ने पहली बार अलग से CID के अफसरों की बैठक ली। बैठक में DGP, DG, DM अवस्थी, DIG सुशील चंद्र द्विवेदी, DIG हिमानी खन्ना सहित CID के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। विभाग के अधिकारियों को अलग से इसलिए बुलाया था कि अब तक CID में कितने प्रकरण हैं, कितने का निराकरण हुआ, कितना पेंडिंग है तो क्यों है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उनको तमाम जो चीज़ रहते हैं उनके विषय में उन लोगों से चर्चा किया कि उनकी आवश्यकता क्या है, परेशानियां क्या है और उनको निर्देश भी दिया कि कैसे कैसे करें ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिल सके।
भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, धान खरीदी की अव्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी में जुटी है। इसे लेकर प्रदेश महामंत्री और रायपुर संभाग के प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी ने एकात्म परिसर में रायपुर संभाग के सभी जिलों के प्रभारी, जिला अध्यक्ष और महामंत्री की बैठक ली। भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में सरकार की नाकामियों और जनता की परेशानियों को लेकर जाने का सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू करने को कहा। इसके अलावा 3 जनवरी से 5 जनवरी तक बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन के रायपुर दौरे की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारियों के प्रदेश मुख्यालय के अलावा जिला स्तर पर बैठक लेने का भी कार्यक्रम बना है, जिसे लेकर रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, बेमेतरा और बालोद जिले में तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार की 2 साल की जो विफलता और इस प्रदेश में जिस प्रकार से अराजकता, अपराध बढ़े हैं और साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी जी और सह प्रभारी जी का आगमन 3, 4 और 5 जनवरी को रायपुर में होगा और उनके द्वारा भी जिला स्तर पर प्रवास किया जाएगा। इन सारे विषयों को लेकर आज की बैठक रखी गई। बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण से बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने इसे खरीदने की बात कही है। इस घोषणा के साथ बस्तर में कांग्रेस के विधायक काफी खुश हैं। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने नगरनार स्टील प्लांट और इसके निजीकरण को लेकर पहले ही विरोध प्रदर्शन जारी रखा था। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में भाजपा के नेताओं के लिए नगरनार स्टील प्लांट के डी मर्जर पर आक्रामक विरोध का मौका नहीं था। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से एनएमडीसी के इस पहले स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध दर्ज करवाया था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी केंद्र सरकार से अपील की थी कि निजीकरण का रास्ता स्टील प्लांट के लिए बस्तर के हित में नहीं है। इधर राज्य सरकार के इस फैसले को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केंद्र को करारा जवाब बता रहे हैं। विधानसभा में नगरनार स्टील प्लांट को लेके मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि हम उसको चलाने को तैयार हैं, ये बहुत साहसिक कदम है। मैं मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी सरकार केंद्र में है, इसके बावजूद भी राज्य के इंटरेस्ट में सब मिलकर काम किए हैं। क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा की मनमानी पर आखिरकार बड़ा ब्रेक लगा है। ये शख्स अब तक अपनी रसूख के दम पर विधायकों का रास्ता रोक रखा था, लेकिन विधानसभा में मुद्दा उठने और फिर IBC 24 के लगातार रिपोर्ट के बाद सरकार ने विधायक कॉलोनी को VIP रोड से जोड़ने का फैसला कर लिया है। इसके लिए जो रास्ता बनेगा वो क्वींस क्लब से होकर ही जाएगा। रास्ते में आने वाले क्वींस क्लब का पोर्च भी तोड़ा जाएगा। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से बाकायदा रास्ते का लेआउट स्वीकृति के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को भेज दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब को खोलकर जन्मदिन की पार्टी कराने वाले संचालकों का गुरूर भले ही अब तक न टूटा हो, लेकिन विधायक कॉलोनी का रास्ता रोकने की उसकी मंशा जरूर ध्वस्त हो गई। IBC 24 पर लगातार खबर दिखाने और फिर विधानसभा में JCCJ विधायक धर्मजीत सिंह की ओर से मुद्दा उठाने के बाद आखिरकार हरबख्श सिंह बत्रा की मनमानी पर ब्रेक लग गया। सरकार की पहल के बाद छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने क्वींस क्लब से होकर VIP रोड तक जाने का रास्ता बनाने का ऐलान कर दिया। हाउसिंग बोर्ड की बोर्ड मीटिंग में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए 45 लाख रुपए स्वीकृत हो गए। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से प्रस्तावित सड़क के लिए लेआउट का काम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को सौंपा गया है। वहां से मंजूरी मिलते ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। ये मामला विधानसभा में उठा था और विधानसभा उठने के बाद में इसको देखे हम लोग सब जन ने कि वहाँ रास्ता जरूरी है विधायकों के आने जाने के लिए। तो वहाँ पर विधायकों के लिए रास्ता जाके हमारे अधिकारी जाके वहाँ देख के आए हैं और इन्होंने लेआउट बना के टाउन प्लानिंग में दे भी दिया है और पैसा भी पटा दिया है। जैसे लेआउट पास होके आएगा तो हम यहाँ पर उसका टेंडर कर देंगे। 40 से 50 लाख का टेंडर होगा रोड बनाने का। IBC 24 के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक विधायक कॉलोनी से क्वींस क्लब होते हुए VIP रोड तक जाने वाले पुराने रास्ते को ही हाउसिंग बोर्ड पक्की सड़क के तौर पर बनाने जा रहा है। क्वींस क्लब से होकर गुजरने वाली सड़क 9 मीटर चौड़ी और क्लब के पीछे से विधायक कॉलोनी तक जाने वाली सड़क 12 मीटर चौड़ी होगी। हालांकि एक बड़ा सवाल इस प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि विधायक कॉलोनी प्रोजेक्ट के लिए हाउसिंग बोर्ड ने जमीन अदला बदली में हरबख्श सिंह बत्रा को क्लब के पीछे की जमीन दी है। बताया जाता है कि क्लब के पीछे से जिस हिस्से से सड़क जाएगी वो निजी स्वामित्व वाली जमीन है। ऐसे में डर ये है कि कहीं ये प्रोजेक्ट भी अधर में न लटक जाए। हालांकि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इस आशंका से इनकार करते हैं।
बोर्ड बैठक में तय हो गया है कि ये जो क्वींस क्लब है वो सीधा जो सामने वीआईपी रोड को कनेक्ट करेगा, यहाँ से एक सड़क निकलेगी और उसे पुराने विधायक कॉलोनी की तरफ से जोड़ दिया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग ये आप देख रहे हैं एक लंबा गलियारा, इसी पे सड़क तैयार की जाएगी और जो क्वींस क्लब से होकर के सड़क आएगी उसकी चौड़ाई 9 मीटर होगी। और यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ये जो मोड़ है ऐसे मुड़ करके और ये रोड आगे बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई यहाँ से 12 मीटर हो जाएगी। पूर्व में निर्धारित रोड में ही बनेगा रोड, पहले रोड जो डिसाइड था ना उसी रोड में बनेगा वो। हाँ, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बत्रा और होटल संचालक इसी बेस के आधार पे बार बार रोड बंद कर देते थे कि अब मेरी जमीन हो गई है और कह रहे हैं कि आप उसी रोड को बनाएंगे, तो कहीं कुछ विवाद नहीं, विवाद वाले नहीं है। रोड ऑलरेडी अप्रूव है, वो लेआउट में अप्रूव है, शो कर रहा है, उसी रोड में बनेगा वो। बहरहाल अब नजर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की स्वीकृति पर टिकी है, क्योंकि ऐसा हुआ तो क्वींस क्लब का मौजूदा नक्शा भी बदल जाएगा। चर्चा ये भी है कि क्वींस क्लब की तरफ एक दीवार खड़ी की जा सकती है। ऐसे में संभव है कि नए एंट्री गेट के लिए उसे भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का दरवाजा खटखटाना पड़े। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से जुड़ रहे हमारे संवाददाता राजेश राज। राजेश, ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या समझा जाए कि मीडिया के जरिए हमारे माध्यम से जो उठाया गया उसके जरिए मनमानी पर रोक लग रही है या वास्तव में कार्रवाई शुरू हो रही है? देखिए ज्योति, बहुत बड़ी कार्रवाई से मानना चाहिए क्योंकि हरबख्श सिंह बत्रा का रसूख काफ़ी बड़ा था और ये प्रॉब्लम सिर्फ 1 साल या 2 साल की नहीं थी बल्कि सालों साल पहले की भी थी। भाजपा के शासनकाल में भी ये मुद्दा विधानसभा में उठ चुका था, तब बृजमोहन अग्रवाल मंत्री थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था और उसके बाद जो बीच में रास्ता रोका गया था विधायक कॉलोनी का, उसको खोलना पड़ा था और फिर से ये बंद कर दिया गया था। इस साल जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी मार्च के महीने में और जब क्वींस क्लब के संचालक बदले क्योंकि बत्रा ने 9.11 करोड़ के सौदे में इसका संचालन का अधिकार किसी और को दे दिया और फिर ये जो रास्ता था विधायक कॉलोनी से क्लब तक आने का, उस रास्ते को काट दिया गया, रास्ते पे रेत की ढेर लगा दी गई और फिर एक तरह से विधायकों की आवाजाही भी क्वींस क्लब तक बंद कर दी गई। ये हिमाकत और ये रसूख था संचालक हरबख्श सिंह बत्रा का। तो ये कई सालों की प्रॉब्लम थी, कई बार विधायक इसको विधानसभा में उठा चुके थे, उसके बाद भी बत्रा की मनमानी लगातार जारी थी। लेकिन IBC 24 ने एक मुहिम के तौर पे जब लॉकडाउन के दौरान पार्टी हुई उसके बाद तमाम मुद्दों को दिखाया और आज ये हो रहा है कि फाइनली वर्षों की पुरानी रसूख का जो तिलस्म था बत्रा का वो टूट रहा है और अब हाउसिंग बोर्ड ने ये तय कर लिया है कि विधायक कॉलोनी से VIP रोड तक जाने का जो रास्ता है उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा और जो पुराने लेआउट में जो रास्ते दिखाए गए हैं उसी को मजबूत किया जाएगा, उसी को फिर से बनाया जाएगा। कार्रवाई की महत्व इस बात से भी होती है कि इस रोड को बनाने के बाद आज का जो मौजूदा स्वरूप है क्वींस क्लब का वो भी बदल जाएगा, एंट्री गेट से लेकर के नक्शे तक बदल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चोट बत्रा को लगने जा रही है। राजेश, रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सालों तक किसी चीज को रोका गया है, विधानसभा में मामला को उठाया जा रहा है, कोई भी एजेंसी उस पर कार्रवाई नहीं करना चाह रही है, तो आप रसूख सोचिए कि कितना बड़ा है हरबख्श सिंह बत्रा का। देखिए, हरबख्श सिंह बत्रा के रसूख का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि विधायक कॉलोनी जिसके लिए क्वींस क्लब बनाया गया, यानी विधायक कॉलोनी का एक पार्ट था क्वींस क्लब, उस विधायक कॉलोनी के लोगों को क्लब तक आने का रास्ता ही इसने रोक दिया हरबख्श सिंह बत्रा ने। ये रसूख और ये हिमाकत आप देखिए एक छोटे मोटे लोगों का हो ही नहीं सकता। और सिर्फ ये आज की बात नहीं थी, 4-5 साल पहले से लगातार रास्ता रोका जाता रहा है और बीच बीच में हस्तक्षेप के बाद फिर थोड़े दिनों के लिए रास्ता खुलता है फिर बंद कर दिया जाता है। तो ये रसूख है। और अब जब विधानसभा में इशू उठा, हमने लगातार इस रिपोर्ट को दिखाया, जिम्मेदारों से सवाल किया, तब जाकर के फाइनली इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल रहा है। लेकिन आज भी हरबख्श सिंह बत्रा के रसूख का ही वो कहेंगे कि लॉकडाउन के दौरान जो पार्टी आयोजित की गई, गोली चली, वहां पे शराब पिलाई गई, जिला प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा करके रख दी गई, उस मामले में अभी तक हाउसिंग बोर्ड को कार्रवाई करने से डर लगता है। ये रसूख है। तो ये कोई बहुत छोटा कोई या फिर इस तरह की शख्सियत नहीं है, लेकिन हम भी इस मुद्दे को अभियान की तरह चला रहे हैं और उम्मीद है कि जिस तरह से रास्ते की समस्या सुलझी है, इसकी मनमानी की बिल्कुल दूसरी राजेश, और ये नजर बनाकर रखनी होगी कि अगर सड़क की बात हुई है तो अब ये बने, तभी कहीं जाकर यह समझा जाएगा कि मनमानी पर अंकुश लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर कवर्धा से, पुलिस पर पथराव हुआ है, ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। थाना घेराव के दौरान पुलिस पर पथराव भी कर दिया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया। दोनों पक्षों से करीब
12 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया था पिटाई का आरोप। युवक की पिटाई के विरोध में थाने का घेराव कर दिया। कवर्धा से बड़ी खबर, पुलिस पर पथराव किया ग्रामीणों ने और थाने का घेराव भी कर दिया। अजय यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजय, स्थिति बनी क्यों ऐसी? ये जो पूरा जो मामला है रैयाघाट थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया का मामला है, जहाँ पे लगभग सप्ताह भर पहले की बात है जब देर रात में एक 4 पहिया वाहन खड़ा था, रेत से भरा हुआ था, जहाँ पे रैयाघाट थाना से कुछ पुलिस के जवान वहाँ पहुंचे थे। संदेहास्पद हालत में देखने पर उसकी जांच बाद जो वाहन मालिक है उसकी पता करने के खमरिया गाँव पहुंचे। खमरिया गाँव में जो ट्रक वाहन मालिक है उनसे के बारे में पता नहीं चलने पर पड़ोस के ही रहने वाले सावंत राम से पूछताछ की और उससे ग्रामीणों का कहना है कि सावंत राम से मारपीट किया गया, थाने ले जाया गया, जिसके विरोध में आदिवासी समाज और खमरिया गांव के ग्रामीण सुबह पहुंचे। जो मारपीट करने वाले जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की मांग को लेकर के पहुंचे हुए थे, लेकिन जो ग्रामीण की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई। ऐसे में आज दोपहर में जो खमरिया गांव है और आदिवासी समाज है वो सभी ने मिलकर थाने का घेराव किया। घेराव के बाद अचानक स्थिति विपरीत हो गई। एफआईआर करने की मांग कर रहे थे ग्रामीण। ऐसे में बल प्रयोग दोनों तरफ से हुआ। जहां ग्रामीणों ने पथराव किया वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, जिससे लगभग दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले और ग्रामीण घायल हुए हैं, जिनका वहीं के सामुदायिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल जो ग्रामीण है उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अधिकारी को समझाने के बाद ग्रामीण फिलहाल लौट चुके हैं और 3 दिन के बाद फिर एफआईआर की मांग के लिए ग्रामीण अड़े हुए थे, फिलहाल लौट गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, छत्तीसगढ़ में कोरोना की वैक्सीन यूके से आएगी। छत्तीसगढ़ में जनवरी से शुरू हो सकता है टीकाकरण। पहले चरण में 2.34 लाख लोगों को टीका लगेगा। टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ की तैयारी पूरी हो चुकी है। रिएक्शन पर तुरंत इलाज की व्यवस्था होगी, कहना है सिंहदेव का। तो कोरोना के लिहाज से थोड़ी राहत भरी खबर और ये बड़ी खबर, मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान कि छत्तीसगढ़ में कोरोना की वैक्सीन यूके से आएगी और संभवतः जनवरी से टीकाकरण शुरू हो सकता है। पहले चरण में 2.34 लाख लोगों को टीका लगेगा। टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ की तैयारी पूरी हो चुकी है। रिएक्शन होने पर भी इलाज की तुरंत व्यवस्था होगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहें IBC 24। नमस्कार।